बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और साथ में तबले जंग भी बजा दिया है। पाकिस्तान ने, क्योंकि वो सारी कोशिशें जो कि दोस्त ममालिक की कोशिशों से हुई थी, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो या तुर्की हो, उन सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है अफ़गान तालिबान की हरदर्मी ने, क्योंकि सेम वही पॉलिसी अपनाए हुए है तालिबान की अफगान रजीम भी, जो कि भारत की पॉलिसी है, चाहे वो पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना हो, अपनी क्योंकि टीम्स को पाकिस्तान से ना खेलने के ऐलानात करवाने हो या उन्हें हाथ मिलाने से भी रोकना हो, और साथ में पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की मुसलसल कोशिशें। और क्या कहा गया वज़ीर इत्तलात की तरफ से, क्या कहा गया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से, और किस तरह से उन्होंने दो टोक ऐलानात किए हैं, वार्निंग्स दी हैं, ये भी आपको बताएंगे। और साथ में टाइमिंग अगर देखी जाए तो बड़ी अहम है। इस मौके पर हम देख रहे थे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के अंदर मौजूद थे, उनकी वहाँ पे ईरानी सदर से तो मुलाकात हुई, साथ में नायब वज़ीर दाखिला से भी अफ़गानिस्तान की उनकी मुलाकात हुई है। और वहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने लायक थी कि किस तरह से मोहसिन नकवी साहब बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान रजीम को, अफ़गान तालिबान को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बैठ के प्यार मोहब्बत से मामले को सुलझा लीजिए। लेकिन चूँकि पीछे से डायरेक्शन कुछ और है, पीछे से अहकामात दिल्ली की तरफ से कुछ और आ रहे हैं, तो वो इस वक्त बेबस दिखाई देते हैं और उनकी हरदर्मी मुसलसल बरकरार है। तो ये डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर कुछ अफसोसनाक खबरें हैं। वो खदशा जिसका डर पहले से मौजूद था, नेतन्याहू सीज़ फायर मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर सकता है। रात गए उसने ऐलानात किए, मजीद हमले किए गए हैं, मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया है, जिसमें 22 बच्चों समेत 80 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए हैं गज़ा में। और हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं। ये ऐलानात पहले ही उनके अपने वज़ीरों की तरफ से, उनकी अपनी हुकूमत की तरफ से किए गए थे कि जी हमने इसको यकीनी बनाना है, जो हमारा एक कारोबारी मंसूबा है गजा को पहले मलिया में ऐड करने का, और फिर इंतजार हो रहा था तो सिर्फ इस चीज़ का कि कैदी वापस आ जाएं, जो कि अंदरूनी प्रेशर को कवर करने के लिए था। उसके बाद कार्रवाइयों को तेज़ किया जाएगा, वैसा ही हुआ है। और इस वक्त ये क्लेम भी किया जा रहा है कि जी हमने तो पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था। तो वो गारंटर, वो पीस मेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब वो क्या नेतन्याहू को इन जराइम से रोक पाएंगे, इन वायलेशन से रोक पाएंगे? और वो सारे गारंटर, जिसमें मगरबी ममालिक भी थे, अरब दुनिया भी थी, मुस्लिम ममालिक भी थे, और अमेरिका उन सब का ठेकेदार बन के यकीन दहानी करवा रहा था कि जी अब अमन यकीनी हो जाएगा। तो वो यकीन दहानियाँ, वो गारंटीज कहाँ गई? क्योंकि अब भी वहाँ पे कत्लेआम और जेनोसाइड का सिलसिला, नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। क्योंकि अब उनके पास जो एक आखिरी रीज़न थी इजरायली कैदियों की वापसी की, वो तो पूरी हो चुकी है। तो अब किस तरह से उन मुआहिदों के ऊपर, उन शिकों के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा? और जाते जाते फिर आपको यह खबर भी देंगे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। मुसलसल वो शर्मिंदा करते हैं मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को। 7 ब्रांड न्यू तैयारी गिरने का जो बयान है, उस पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि शोर और हंगामा बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर, लान तान हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी बीजेपी के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी ये डिक्लेयर हो चुका कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉवर्ड और डरपोक इंसान नरेंद्र मोदी है, जो कि इस वक्त भारत के ऊपर काबिज है। क्या उन्होंने ट्वीट के अंदर कहा है, ये भी आपको जाते जाते दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो खबर है नाज़रीन, वो अफगान तालिबान के मुख्तलिफ अदवार हुए 3 से 4 रोज़ तक। पहले आगाज़ हुआ था, हमने देखा था कतर के अंदर, वो पेशरफ्त काफ़ी मस्बत थी। लेकिन जो इस्तांबुल में हुआ है, कई कई घंटे तक, 10-10, 12-12, 19-19 घंटे तक के सेशंस हुए हैं मुज़ाकरात के। लेकिन अब मामला वहाँ पर यह हुआ है कि 2 से 3 बार यकीन दहानियाँ करवाई गई, पाकिस्तान को गारंटी दी गई, और फिर एक फ़ोन कॉल आती थी काबुल से, जिसके बाद पैंतरा बदल जाता था तालिबान का। और क्योंकि पीछे से जो बड़े आका हैं नई दिल्ली में बैठे हैं तालिबान के, वो किसी भी तौर पे इस मामले को सुलझते देखना नहीं चाहते। ना वो चाहते हैं कि इस मुल्क में, अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, ना इस खित्ते में पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिशों को ख़त्म किया जा सके, जो कि पनागाहें दी जाती हैं, महफूज पनागाहें दी जाती हैं TTP को, BLA को, दीगर दहशतगर्द की तंजीमों को। और हमने ये भी देखा कि इस अहम मौके पर जब मुज़ाकरात हो रहे थे, तब भी दरअंदाजी की कोशिश पाकिस्तान में की गई। ज़ल्मे खलीलज़ाद आया, उसका भी मकसद यही था कि तालिबान को समझाया जाए कि भाई तुम किस चक्कर में पड़ गए हो मुज़ाकरात के, तुमने किसी भी तौर पे कोई यकीन दहानी नहीं करवानी। पाकिस्तान मुसलसल ये कहता रहा है कि जी आपकी ज़ुबानी यकीन दहानियों का हमें ना तो कोई फ़ायदा है, ना हमें उस पर यकीन है, आप लिख के दीजिए, और अगर आप इसकी वायलेशन करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेने के हक बजानिब होंगे। लेकिन कोई भी गारंटी, कोई भी यकीन दहानी कराने से अफगान तालिबान कासिर रहे हैं। तो अब हुआ
किया है वज़ीर इत्तलात अता की तरफ से। कहा गया 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद उन्होंने बयान दिया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। और उन्होंने यह भी कहा है कि अफगान तालिबान को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टालमटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। अतार ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करके कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और पाकिस्तान की आवाम को दहशतगर्दी से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम भी कर रहे हैं। यह तो था अतार का बयान। अब आते हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की उस वार्निंग की तरफ और उस ऐलान की तरफ जो कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर तालिबान रजीम को दे दिया है। और यकीनी तौर पर इस मामले को, इस वार्निंग को अगर सीरियस ना लिया गया तो फिर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कार्रवाइयों का आगाज़ भी पाकिस्तान ने कर दिया। ये कार्रवाई पहले क्या हुई है इस मुज़ाकराती अमल के नाकामी के बाद, वो भी आपको कुछ ही देर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बेनतीजा होने पर कहा है कि अफगान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी, जिसमें सऊदी अरब था, कतर था, इस्तांबुल था, यानी कि टर्की था। तो इनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया था। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं, जो अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मंजर होगा। अफसोस होता है कि तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिज हुक्मरानी और जंगी मैशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रहे हैं। तो ये घाटे का सौदा करने जा रहा है तालिबान हुकूमत और तालिबान रजीम, और इससे यकीनी तौर पे वो कई साल पीछे अपने आप को, अपने अवाम को धकेलने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने नाज़रीन मजीद कहा है कि यहाँ तक ग्रेवयार्ड एम्पायर सल्तनत के कब्रिस्तान के बयानिए का ताल्लुक है तो पाकिस्तान खुद को हरगिज़ एम्पायर या सल्तनत नहीं कहता। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान जो है इनकी वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से इन्हें तब्दील कर दिया गया है। अब कब्रिस्तान में अफगानिस्तान को, और तारीखी एतबार से अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। और अब एक बार फिर से ये खिलौना और कठपुतली बनने जा रहा है भारत का, वो भारत जो कि इनसे नफरत करता है और इनके ऊपर इल्जाम लगाते हुए इसने माजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेंगे तो दुनिया देखेगी कि इनकी धमकियां सिर्फ दिखावा थी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी मुहिम जोई का सख्त जवाब और कड़वा जवाब दिया जाएगा। तो तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा और इनकी आंखें निकाल लेंगे अगर ये इस्लामाबाद की तरफ देखेंगे, क्योंकि इनके कुछ जो करता धरता है उनकी तरफ से कहा गया कि जी अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो हम इस्लामाबाद में जवाबी कार्रवाइयाँ करेंगे। यानी कि इनकी हिम्मत, इतनी जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि अब ये भारत की जो लाइन है वो अपना चुके हैं, भारत की तरह पाकिस्तान को धमकियाँ देने पर उतर आए हैं। लेकिन आप हैरान कुन मनाजिर देखिए, ये ईरान के मनाजिर हैं नाज़रीन, जहाँ पे हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। उनकी वहाँ पे आम शख्सियात से सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई और साइड लाइन पे अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला से उनकी मुलाकात हुई है। ये उनका हाथ पकड़ के बैठे हैं। आप विजुअल्स में दोनों जो रहनुमा हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, किस तरह की एरोगेंस है, किस तरह की हठधर्मी है जो कि अफ़गान तालिबान की तरफ से दिखाई जा रही है। वो पाकिस्तान जो कि इनको 40 साल से ज़्यादा से तक होस्ट करता रहा, इन अफ़गानियों को पाकिस्तान में रहने की जगह दी, इनको इज्जत दी, इनको मर्तबा दिया, और आज जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच चुकी है, पाकिस्तान के 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी इसका निशाना बने, और अगर अफ़गान रजीम की बात की जाए, तालिबान रजीम की बात की जाए तो 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानियों को, जिसमें अफ़गान तालिबान और उनकी सरपरस्ती में TTP ने पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ की हैं, पाकिस्तान के मासूम बच्चों को, शहरियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। 3 से 4 हज़ार शहादतें तो हो चुकी हैं इनके आने के बाद, और सैकड़ों वायलेशंस हो चुकी हैं यकीन दहानियों के बाद भी। इसके बावजूद पाकिस्तान के बड़ेपन का मुजाहरा देखिए, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ना मानूं कि रट है कि वो उससे पीछे नहीं हट रहे और मुसलसल अपनी हरदर्मी की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी हरदर्मी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो कारोबारी लोग हैं, अफ़गानिस्तान की एक मैशत का बड़ा इन्हिसार पाकिस्तान के साथ ट्रेड में है। दुनिया से अफ़गानिस्तान को जोड़ने का किरदार इन्हीं तुरखम के या चमन बॉर्डर के रास्तों से होता है, बाबे दोस्ती से होता है। तो इन सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। इसी हठधर्मी की वजह से इस वक्त तमाम तरह की नकलो हरकत जो है, जो ट्रेड है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रोका जा चुका है। और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी, वो जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है
ताजरों का, खासतौर पे अफगानिस्तान की मईशत की जो कमर टूट रही है, चंद डॉलर के वजह आपने अपनी सोवरेनिटी का सौदा तो कर दिया भारत के साथ, आपने अपनी सलामती खुद मुख्तारी को तो दाव पर लगा दिया, अमन को भी दाव पर लगा दिया, और साथ में जो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हो जाता था ट्रेड के ज़रिए और दुनिया से आपको जोड़ने का काम करता था पाकिस्तान, आपने उस रास्ते को भी बंद कर दिया है। और ये घाटे का सौदा आपको आने वाले दिनों में अंदाज़ा होगा कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से दुनिया को भी ये सारे विजुअल्स दिखाकर ये मैसेज दे दिया गया है कि कौन हक पर खड़ा है। और आपको ये भी देखना होगा कि जो तुर्की के अंदर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए हैं, तुर्की ये मान रहा था कि भाई पाकिस्तान का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है, वो सबूत दे रहे हैं, आपसे यकीन दहानी मांग रहे हैं, और आप नाकाबिले तरदीद सबूत मिलने के बावजूद भी किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखा रहे, कोई यकीन दहानी नहीं करवा रहे। तो इसका मकसद क्या है? तो मकसद पूरी दुनिया को समझ आ जाना चाहिए, ये भारत की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, और भारत ने जिस तरह से मुँह की खाई है, पूरी दुनिया ने उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से थप्पड़ रसीद कर रहा है, हम लगभग रोज़ ही आपको बताते हैं, और किस तरह से उनके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, किस तरह से उनके बयानिए को रद्द किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की और द गार्डियन की रिपोर्ट्स क्या हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। आज भी एक रिपोर्ट है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि आगे चलते हुए गज़ा में क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं। नेतन्याहू के हुक्म के बाद इसराइली तैयारों ने गज़ा पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। टैंक्स के जरिए, तैयारों के जरिए मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी मज़ामती तंजीम की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इस बेशरम आदमी को यह ख्याल नहीं आ रहा कि हमेशा वायलेशन इसने की है जंगी कवानीन की। जंगों के भी असूल होते हैं, कोई कवानीन होते हैं, कोई एहसास होता है इंसानियत का। इसने अस्पतालों को नहीं छोड़ा, इसने स्कूलों को नहीं छोड़ा, इसने मासूम बच्चों को, खातीन को, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, और अब भी उसी रविश को अपनाए हुए है। ताज़ा कार्रवाई के अंदर नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि इसराइली मीडिया के मुताबिक इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को हिदायत की थी कि वो गज़ा पर फौरी और भरपूर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले शुरू कर दे, और साथ में ये क्लेम भी कर रहे हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फ़लस्तीनी तंजीम की जानिब से मग़वियों की लाशों की वापसी से मुतल्लिक़ खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, और इसी वजह से गज़ा जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों पर यरगमालियों की मज़ीद लाशों की हवालगी मनसूख कर देंगे। और ये वायलेशंस, ये जवाज़ बना के, जो कि झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, इसके मुताबिक किया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि जी अमरीकी इंतज़ामिया को हमने बर वक्त आगाह कर दिया था, इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है, तो अगर ऐसा हुआ था तो अमरीका को इसका जवाब देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी वजाहत आनी चाहिए, क्योंकि अमरीका को घसीटा जा रहा है हर चीज़ में। वो अमरीका जो कि गारंटर के तौर पर, पीस मेकर के तौर पर अपना किरदार अदा करना चाह रहा है। तो खबर यह कि गज़ा में 10 अक्टूबर को होने वाली जंगबंदी के बाद से इसराइल के कमोबेश 125 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद भी हो चुके हैं। और ख़बर यह भी आ रही है कि कोई भी चीज़ जंगबंदी को ख़तरे में नहीं डाल सकती। गज़ा पर इसराइली हमलों में दर्जनों शहादतों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बज़िद हैं, और डोनाल्ड ट्रंप दावे तो बड़े कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमल दरामद नहीं हो रहा। और डोनाल्ड ट्रंप अगर बेबस हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये इंतहाई शर्म का मकाम है कि सुपर पावर का सदर होने का उन्हें टाइटल मिलने के बाद भी अगर उनकी नहीं चल पा रही, और नेतन्याहू दंदनाता फिर रहा है, जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करता है, गज़ा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, जिसपे 20 से 25 ममालिक गारंटर के तौर पे शर्म शेख में पहुंचे थे, तो फिर इससे ज़्यादा शर्मनाक अमेरिका के लिए बात हो नहीं सकती। आखिर में आपको बताते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान जो है आइंदा हफ्ते तुर्की में गज़ा अमन मंसूबे से मुतल्लिक इजलास में शिरकत करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि गज़ा में शहरी दिफा के हुकाम का कहना है कि गज़ा पर जारी इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 38 अफराद शहीद हुए हैं, जो गुज़श्ता रात को कार्रवाइयाँ हुई हैं, दर्जनों इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं, और हुकाम के मुताबिक इन हमलों में घरों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। और साथ ही चैनल अलक्सा ने बताया है कि मंगल के रोज़ होने वाले हमलों में 22 बच्चों समेत 59 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 60 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं। अब होने जा रहे हैं इस्तांबुल में मुज़ाकरात, और 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान भी शामिल होगा इसमें। गज़ा अमन मंसूबे की आइंदा इक़दाम पर गौर किया जाएगा। तो तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को तुर्की मदऊ किया, ताकि वो इन 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शरीक हों, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर गज़ा के हवाले से जारी सिफारती अमल में शामिल होंगे। तो हमने पहले भी कोशिश की है, मुस्लिम ममालिक की तरफ से, अरब दुनिया की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। अमेरिका भी बज़ाहिर तो कोशिश कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू को अपने उन तमाम जंगी जराइम का इर्तिकाब करने से नहीं रोक पा रहा, जो कि उसका असल एजेंडा है। ग्रेटर इसराइल को अमली जामा पहनाना, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना, और इन ख्यालात का इजहार नेतन्याहू समेत उनके अरकान की तरफ से, उनके वज़रा की तरफ से बारहा किया जा चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई हतमी नतीजा निकल सके। वज़ीर
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा है कि गजा में अफवाज पाकिस्तान को भेजने के हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, ताहम इस पर गौर किया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था मुसलसल भारत की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से कि जी 20,000 पाकिस्तानी अफवाज इसराइल के कहने पर या उनसे मुज़ाकरात के बाद, उनसे मीटिंग के बाद फ़लस्तीन पहुंच चुकी है। तो इन खबरों की तरदीद की गई है सख्ती से। हाँ, लेकिन दो जो हमारे हुकूमती ऑफिशियल्स हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह भी हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर सोच विचार जारी है और जो फ़लस्तीन के मफाद में होगा, जो पाकिस्तान को बेहतर लगेगा, वो फ़ैसला किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि ताहाल हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, ताहम इस पर गौर किया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पे एतमाद में लेके सबको किया जाएगा और बताकर किया जाएगा, चोरी छुपे नहीं किया जाएगा। और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ पर भेजा जाएगा। सिहोनी फोर्सेस के ताउन के लिए खुदा न खास्ता पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पर नहीं जाएंगे। आखिर में जाते जाते मोदी ने ट्रंप के साथ मामला से बचने के लिए आसियान समिट में शिरकत नहीं की। अमेरिकी जरीदा ब्लूमबर्ग नाज़रीन ये दावा कर रहा है। खबर क्या रिपोर्ट हो रही है, सुन लीजिए। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जी जो हैं मलेशिया में होने वाला आसियान समिट में शिरकत से लिए गुरेज करते गए ताकि अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात और पाकिस्तान से मुतल्लिक मुमकिन गुफ्तगू से बचा जा सके। तो हम तो आपको पहले ही कह चुके हैं कि मोदी जी जो हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है और एम्बैरसमेंट इतनी ज़्यादा है कि उनको ढूंढने से भी कोई जगह मिल नहीं पा रही। और मुल्क के अंदर से भी, भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, और उनके अपने लीडर भी अब तो उनको लान तान करना शुरू हो चुके हैं। मई में पाकिस्तान के साथ तनाज़े के बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी पाई जाती है। अगस्त में सदर ट्रंप ने भारत की जो बरामदात थी उस पर 50% टैरिफ आयद कर दिया, जिसकी एक वजह रूसी तेल की खरीदारी थी। तो कोलंबपुर में होने वाले आसियान सरबराही इजलास से मोदी जी गैर हाजिर रहे और गैर मामूली उसे करार दिया जा रहा है। उनकी गैर हाजिरी को 2014 में इक़्तिदार संभालने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सिवाय 2022 के तमाम इजलासों में शिरकत की, जबकि 2020-21 के इजलास कोरोना के बायस वर्चुअल अंदाज में मुनक़िद किए गए थे। लेकिन 10 मई के बाद से अब तक जितने भी अहम मीटिंग्स हुई हैं, मौक़े, उस पर मोदी जी ने राह फ़रार इख्तियार किया है। और ये जीत है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, हार है भारतीय डिप्लोमेसी की, और ये वो शर्मिंदगी है जिसका दुख और जिसकी तकलीफ़ मोदी जी को मुँह काला होने के बाद किसी का सामना करने पर आमादा नहीं कर पा रही। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जी मोदी इज़ नाउ कंसीडर्ड एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉवर्ड। ही ब्लैटेंटली सेड कोई आया नहीं। इवन व्हेन चाइनीज क्रूडली ग्रैब्ड इंडियाज लैंड इन 2020 एंड लेटर। वो कह रहे हैं कि जी इनकी ज़मीन हथिया ली गई, बहुत से लोगों ने इनको लानत मलामत किया, लेकिन मोदी जी हैं कि किसी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। और साथ में वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर बॉर्डरिंग बिट्स ऑफ लैंड फ्रॉम मालदीव्स एंड हिमालयाज हैव बीन ग्रैब्ड बाय दीज नेशंस and Modi thus cannot defend our nation from grabbing foreign neighbors। साथ में वो कहते हैं कि today he has to depend on small parties for parliamentary majority। तो ये वो सारी शर्मिंदगी है जिसका मोदी जी को इस वक्त सामना है। सवालात पूछे जा रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं है। इंटरनेशनल फोरम्स पे वो किसी का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है ब्रांड न्यू राफेल्स के बारे में, किस तरह से तैयारी करने का एक बार फिर से वो तस्करा कर रहे हैं, ज़रा सुनिए। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers। तो नाज़रीन, आपने देखा है मोदी जी के जख्म किस तरह से ताज़ा किया है। 7 ब्रांड न्यू तैयारी करने का जिक्र छेड़कर अमेरिकी सदर ट्रंप मौजूद थे जापान के अंदर। जापान के दारकूमत टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 7 नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए हैं। तो ये एक नाखत्म होने वाला शर्मिंदगी का सिलसिला जिसका मोदी सरकार को सामना है, और जब तक वो अपनी सीट पर रहेंगे ये सिलसिला तो जारी सारी रहेगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।